नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण स्तूपों के ऊपर में। स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत के किन किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया है और उसके निर्माण करने वाले कौन है, और उस स्तूप से संबंधित अगर कोई विशेष बात है तो उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों के विषय में। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्तूप क्या होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक के ऊपर चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। देखिए, जो स्तूप है ना, अगर एक शब्द में कहा जाए तो स्तूप एक प्रकार से समाधि स्थल है। जैसे मुसलमानों में होता है जो मकबरा बनाया जाता है, तो लगभग कुछ उसी टाइप से स्तूपों में क्या होता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध जी को जब 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो उनके दाह संस्कार के पश्चात जो उनके अस्थि थे जिनको नदी में विसर्जित किया जाता है, तो उन अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 अलग अलग स्थानों पर उन अस्थियों को लेकर के स्तूप का निर्माण किया गया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्तूप है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर, मतलब कि मृतक के चिता के ऊपर किया जाता है अथवा मृतक के ऊपर चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता है, तो स्तूप एक प्रकार से समाधि स्थल के रूप में हम मान सकते हैं। स्तूप जो है अर्ध गोलाकार होता है, इस टाइप से होता है ना, आधा गोला इस टाइप से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। फिर इसके चारों तरफ घूमने के लिए एक रेलिंग होती है, और स्तूप जो है सामान्यतः किसी चबूतरे पर निर्मित होता है, अर्धगोलाकार होता है, ध्यान रखेंगे ऐसा होता है स्तूप। आप लोगों ने देखा होगा सांची का स्तूप, इसके अलावा और भी दूसरे स्तूपों की फोटो वगैरह आप लोगों ने देखी होगी। तो इस तरह से होता है स्तूप, चारों तरफ घूमने के लिए ऐसे रेलिंग बना हुआ होता है और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है, और फिर इसके चारों तरफ फिर एक सुरक्षा घेरा होता है जो बाउंड्री वाला आप बोल सकते हो। तो इस टाइप से कुछ होता है स्तूप, ऊपर में कुछ ऐसे, तो ये अर्धगोलाकार होता है। और इसी के अंदर ना जो बौद्ध धर्म संबंधी जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनके अस्थि पंजर रखे जाते हैं, अस्थि रखे जाते हैं किसी लकड़ी के पेटी वगैरह कुछ में भी तो रखे जाते हैं। तो ध्यान रखना, स्तूप इसका सामान्य अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर। अच्छा, आगे चल करके जो स्तूप है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक केंद्र बन गया, एक प्रकार से पूजा स्थल इस टाइप से, लेकिन इसका सामान्य अर्थ क्या है, समाधि स्थल के रूप में हम ले सकते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म में स्तूप के अलावा विहार शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा। विहार से ही आगे चल के बिहार बना, इसके अलावा चैत्य, तो इन दोनों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो स्तूप तो आप लोग समझ गए, सामान्यतः एक समाधि स्थल के रूप में इसको देखा जा सकता है। दूसरा विहार क्या होता है, विहार का शाब्दिक अर्थ होता है विचरण करना, घूमना फिरना, ये क्या है, विहार। हाँ, तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विचरण करते थे, विहार करते थे। अब उस समय कोई गाड़ी घोड़ा ट्रेन वगैरह कुछ तो था नहीं, तो वो लोग पैदल ही घुमा करते थे, पद यात्रा करते थे। तो मार्ग में उनके ठहरने के लिए जो स्थान होता था वही विहार कहलाया आगे चल करके। उस समय तो ऐसा नहीं है कि आज जैसे कि धर्मशाला वगैरह होता है जहाँ पर लोग ठहरते हैं, उस समय ऐसा कुछ तो था नहीं। तो जो बौद्ध भिक्षु है वो किसी गुफा में, किसी पेड़ के नीचे, किसी उद्यान में वो लोग निवास करते थे, थोड़ी देर वो लोग विश्राम करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो वही जो है धीरे धीरे विहार के रूप में तब्दील होने लगा। आगे चल करके जो राजे महाराजे हैं वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने लगे और अपने अपने राज्य में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए विहारों का निर्माण करने लगे, विशेष करके चट्टानों को काट करके। तो वो विहार था। तो विहार मतलब क्या, बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान, वो है विहार। उसके बाद तीसरा है चैत्य को हम लोग बोल सकते हैं पूजा स्थल, मतलब मंदिर इसको हम लोग बोल सकते हैं। चैत्य गृह में स्तूप भी हो सकता है, मतलब कि कोई चैत्य गृह है तो उसमें स्तूप भी समाहित हो सकता है। चैत्य गृह में जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो लोग पूजा पाठ करते थे, वंदना करते थे, ध्यान लगाते थे चैत्य में। तो ये तीनों चीज आप लोग समझिएगा, स्तूप मतलब समाधि स्थल, विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, चैत्य मतलब पूजा स्थल। तो वैसे तो इन तीनों पर एक अलग से वीडियो बन सकता है तीनों को विस्तार से समझाने के लिए, खैर उतनी आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं भारत के प्रमुख स्तूपों के विषय में। तो सबसे पहला है पिपरहवा।
पिपरहवा का स्तूप। तो ये जो है ना पिपरहवा का स्तूप, ये कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में सर्व प्राचीन माना जाता है। मतलब इसको जो है सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। कहाँ पर स्थित है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला है, वहाँ पर ये स्तूप, ये स्थान है पिपरहवा, जहाँ पर इस स्तूप का निर्माण किया गया है। यह स्तूप प्राक मौर्य युगीन है। मतलब ये जो स्तूप है ना मौर्यों से भी पहले का है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का रहा होगा। बुद्ध के मृत्यु के कुछ समय बाद इसको बनाया गया होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जब यहाँ उत्खनन कार्य चल रहा था तो उस समय इस स्तूप से एक मंजूषा में बुद्ध के अवशेष रखे पाए गए थे। मंजूषा क्या होता है? पेटी। पेटी जो होता है ना उसको मंजूषा बोला जाता है। पहले तो लकड़ी की पेटियां बनाई जाती थी, तो एक लकड़ी के मंजूषा में गौतम बुद्ध जी के अवशेष रखे पाए गए थे इस स्तूप में। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात इसको बनवाया गया रहा होगा और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की अस्थियों को मंजूषा में रखा गया रहा होगा। तो ये बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, मौर्यों से पहले की है, प्राक मौर्य युगीन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सारनाथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है सारनाथ, अक्सर पूछा जाता है। सारनाथ का धमेख स्तूप, यहाँ पर जो स्तूप है ना उसको धमेख स्तूप बोला जाता है, जो कि अपने सम्राट अशोक द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये कहाँ पर है? वाराणसी के निकट अशोक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसमें इसको जो है धमेख स्तूप और धर्म रजिक स्तूप भी बोला जाता है। धमेख स्तूप और धर्म राजिक स्तूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है सारनाथ में कौन सा स्तूप है, तो धमेख स्तूप। इसके अलावा ये भी आप लोगों को याद रखना है, धर्म राजिक स्तूप भी इसको बोला जाता है। अशोक द्वारा इसको बनवाया गया था, वाराणसी में ये स्थित है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह धरातल पर निर्मित है, अन्य स्तूपों के समान इसमें चबूतरा नहीं है। मैंने शुरू में बताया कि जो स्तूप है ऐसा अर्धगोलाकार होता है और वो एक चबूतरे में बना हुआ होता है। नॉर्मली जितने भी स्तूप प्राप्त हुए हैं वो चबूतरे पर बना हुआ है, लेकिन जो सारनाथ का धमेख स्तूप है वो सीधे सीधे धरातल पर बना हुआ है। मतलब कोई चबूतरा नहीं है, सीधा सीधा स्तूप है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। तो सारनाथ में जो है उसमें चबूतरा नहीं है, सीधे वो धरातल पर बना हुआ है। अगला है भरहूत का स्तूप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। तो इसको जो है लगभग 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। देखो जो स्तूप है ना आकार प्रकार में तो विशाल थे कई सारे, लेकिन समय के साथ वो लोग लुप्त हो गए थे, जंगलों के बीच में खंडहर टाइप एकदम पड़े हुए थे। तो धीरे धीरे जब लोग वहाँ पहुँचते गए तो उनको पता चलता गया। तो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भरहूत के स्तूप को खोजा गया। यह स्तूप 2री सदी ईसा पूर्व का है, मतलब अशोक के समय का हो सकता है, इससे पता चल जाएगा आराम से, है कि नहीं। इसके बाद इसकी स्थिति अगर आप लोगों मतलब ये कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि भरहूत का स्तूप कहाँ पर है, तो कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। यह स्तूप भगवान बुद्ध के भस्मों के ऊपर निर्मित है, भगवान बुद्ध के भस्मों के ऊपर, राख के ऊपर निर्मित है। भरहूत स्तूप के लकड़ी के जंगलों को शुंग शासकों ने पत्थर के जंगलों में परिवर्तित किया था। देखिए जो अशोक द्वारा जो स्तूप बनवाए गए थे ना, आगे चल करके जो शुंग शासक थे उन्होंने जो है कई सारे परिवर्तन किए। तो भरहूत के स्तूप में शुंग शासकों के समय में पत्थर के जंगलों मतलब यहाँ पर लकड़ी के जंगले लगाए गए थे, तो उसको बदल करके इसने जो है पत्थर के जंगले लगा दिए। जंगले क्या होता है? जंगले से आप लोग जो है जंगल मत समझ लेना, वन मत समझ लेना। जो चारों तरफ जो होगा, मतलब ये मैं बना के दिखा देता हूँ, ये स्तूप हो गया, ये उसका चबूतरा हो गया, इसके चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा जो होगा ना, तो वो पहले लकड़ी का बना हुआ था इस टाइप का, जहाँ तक यही होना चाहिए। तो उसको बदलवा करके पत्थर में परिवर्तित किया गया, किसके समय में? अपने शुंग शासकों के टाइम पर। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ जो लकड़ी के जंगले लगे थे उसके स्थान पर पत्थर के जंगलों का निर्माण करवाया गया शुंग शासकों के द्वारा। एक मिनट, शायद ना जंगले मतलब ना मेरे ख्याल से अंदर में लगा हुआ कुछ होना चाहिए। जो खिड़की वगैरह में भी जो जाली जैसा लगता है उसको कहा जाता है ना जंगला, तो ये सुरक्षा प्राचीर नहीं होना चाहिए शायद ना, कुछ खिड़की विड़की। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, बताइएगा आप लोग भी, आप लोगों के पास जो भी जानकारी हो। तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि शुंग शासकों ने भरहूत स्तूप के लकड़ी के जंगलों को पत्थर के जंगलों में परिवर्तित किया। अगला देखते हैं सांची का स्तूप। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे बड़ा स्तूप इसको माना जाता है। मतलब कि अब तक जितने भी स्तूप प्राप्त हुए हैं उनमें सांची का स्तूप सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख है। कहाँ पर स्थित है? तो
वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये किसने बनवाया था? तो अशोक ने इसको बनवाया था। अशोक द्वारा निर्मित है सांची का स्तूप। यहाँ के प्रमुख स्तूपों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख स्तूप प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा स्तूप है उसको क्या बोला जाता है? महास्तूप। इस स्तूप का ढांचा अशोक द्वारा बनवाया गया, तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा विस्तृत करवाया गया। मतलब ये जो स्तूप बनवाया गया था, अशोक ने इसका मूल ढांचा तैयार करवाया, आगे चल करके शुंग शासकों ने उसमें विस्तार करवाया। तो ध्यान रखिएगा। तो अशोक के टाइम पर जो मेन वाला पार्ट है वो बना था, बाद में फिर शुंग शासकों ने इसको पूर्ण करवाया। ये हम मतलब पूरा बना लिया था अशोक ने, लेकिन जो शुंग शासक हैं उसमें कुछ और विस्तृत कार्य करवाया। ईंटों की मूल संरचना पर पत्थर का आवरण शुंग शासकों के समय चढ़ाया गया था। अच्छा, ये जो है ना ईंटों का बना हुआ था, ऐसा जो गोल है ना, तो ये ईंटों का बना हुआ था। फिर इसके चारों तरफ शुंग शासकों ने पत्थर का आवरण चढ़वाया। ध्यान रखना। इसके एक ओर जंगलों और तोरण द्वार का निर्माण आंध्र सातवाहन युग में कराया गया था। तो इसके एक ओर जो है जंगलों और तोरण द्वार का निर्माण आंध्र सातवाहन शासकों द्वारा करवाया गया था। तो ये सारा कुछ आप लोगों को याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। अगला है बोधगया। बोधगया तो ये कहाँ पर है? बिहार में बोधगया नामक स्थान पर है। बोधगया वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया। तो यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया है, और ये जो स्तूप है ना, उत्तर मौर्य युगीन माना जाता है। उत्तर मौर्य युगीन मतलब कि मौर्य वंश के जो आखिरी के शासक रहे होंगे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया होगा, लेकिन इसका नींव अशोक द्वारा रखे जाने की बात कही जाती है। मतलब कि इसका जो नींव है अशोक ने रख दिया रहा होगा, मतलब अशोक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया होगा, लेकिन वो उसको पूर्ण नहीं कर पाया होगा। आगे चल करके अशोक के वंशजों ने या उसके बाद के शासकों ने इसको पूर्ण करवाया होगा। तो बोधगया में है ये वाला विहार, ध्यान रखना, मतलब स्तूप। आगे बढ़ते हैं अमरावती। अमरावती जो कि आज के समय में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, और इसको जो है राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है ये अमरावती, और यहीं पर जो है एक बौद्ध स्तूप निर्मित है। यह स्तूप 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ था। इस स्तूप का प्राचीन नाम धान्यकटक था। ध्यान रखना है, इस स्तूप का प्राचीन नाम क्या था? धान्यकटक। 1797 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसका पता लगाया था। कब खोजा गया था इसको? 1797 में। यह स्तूप घंटाकृति में निर्मित है। घंटे की आकृति में इस स्तूप का निर्माण किया गया है। इसमें पत्थर के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अक्सर कि किस स्तूप में पत्थर के स्थान पर या ईंटों के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो वो है अमरावती का स्तूप। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये। अगला देखते हैं नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसकी खोज हुई थी 1921 में। इस स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा किया गया था। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने नागार्जुनकोंडा के स्तूप का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं नालंदा। देखो, नालंदा जो है एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी था, ये एक प्रकार से शैक्षणिक केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था, और जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं उससे ज्ञात होता है कि मूल स्तूप मध्य भाग में स्थित है। कालांतर में उसमें और आकार जोड़े गए। मतलब जो मेन स्तूप है उसको अशोक ने बनवाया था, जो मध्य भाग में है। आगे चल करके फिर उसके ऊपर आवरण चढ़ाया गया होगा। तो ये नालंदा का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, और आगे चल करके ये प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र के रूप में जाना गया। ये देखो, अशोक का समय कब था? ये लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व, और नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में कब विख्यात हुआ? तो लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है जगरयम पीठ। क्या है? जगरयम पीठ। तो ये कहाँ पर है? तो इसका जो निर्माण है आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में किया गया है। इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा किया गया है, और कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा जिले में। इस स्तूप का बाहरी गोल ढांचा ईंटों से निर्मित है, तथा भीतरी भाग मिट्टी तथा ईंटों की एक के बाद एक तह लगाकर भरा गया है। मतलब इसका जो बाहरी गोल ढांचा है, बाहर का जो गोल ढांचा है जो इस तरह से होता है, तो जो बाहर का जो गोल ढांचा है वो ईंटों से बना है, तथा भीतर का मिट्टी
तथा भीतरी भाग मिट्टी तथा ईंटों की एक के बाद एक तह लगा करके बनाया गया है। तो इस टाइप से इसको तैयार किया गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा इसको बनवाया गया था। जगयरमपीठ, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जगरयमपीठ इसका सही उच्चारण। तो ये सारे स्तूप थे प्राचीन समय के, तो इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। सांची, बरहूत, पिपरहा, सांची हो गया, भरहूत हो गया, पिपरहवा हो गया, सारनाथ हो गया, बोधगया हो गया, अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा किस स्थान पर है, किसके द्वारा बनवाया गया था और क्या खास बात है। तो वीडियो यही समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।